नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि आज लगातार तीसरे दिन पार्लियामेंट में काम नहीं हो सका। आज फिर राहुल गांधी के बयानों को लेकर हंगामा होता रहा। आज फिर बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। हालांकि राहुल गांधी विदेश से लौट आए हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट में दिखाई नहीं दिए। दूसरी तरफ विरोधी दलों ने अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी बनाने की मांग को लेकर हंगामा किया। संसद के बाहर सड़क पर विजय चौक से ईडी के दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश की। जब परमिशन नहीं मिली, पुलिस ने रोक लिया, तो विरोधी दलों के नेताओं ने ईडी को चिट्ठी लिखकर अडानी पर लगाए गए इल्जामात की जांच करने की मांग की। कुल मिलाकर मामला वहीं का वहीं है जहां 3 दिन पहले था। लेकिन हंगामा हर रोज हो रहा है। बीजेपी इस बात पर अड़ी है कि जब तक राहुल गांधी विदेश में देश के अपमान पर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक विरोध जारी रहेगा। विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि जब तक अडानी के सवाल पर जेपीसी का गठन नहीं होता, तब तक हंगामा जारी रहेगा। अब सवाल है, अगर दोनों पक्ष इसी तरह अपनी अपनी मांग पर अड़े रहे तो पार्लियामेंट का सेशन कैसे चलेगा? संसद का काम कैसे होगा? सवाल यह भी है कि जब कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, तो फिर बीजेपी अपनी मांग पर क्यों अड़ी हुई है? और जब सरकार कई बार कह चुकी है कि अडानी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो फिर विपक्ष अदालत में यह लड़ाई लड़ने के बजाय संसद से लेकर सड़क तक हंगामा करने पर क्यों आमादा है? इसके पीछे जो सियासत है, जो राजनीति है, आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको यह देखना जरूरी है कि आज क्या हुआ। आज सुबह सुबह कांग्रेस के साथ 17 विरोधी दलों के नेता पार्लियामेंट परिसर के बाहर इकट्ठा हुए। तैयारी थी विजय चौक से ईडी के दफ्तर तक मार्च करने की। विरोधी दलों के नेता समझ रहे थे कि 200 सांसदों को इस तरह सड़क पर मार्च करने की इजाजत नहीं मिलेगी, इसलिए आगे की रणनीति पहले ही तैयार कर ली गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे चैम्बर में एक मीटिंग हुई। इसमें कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना समेत कुल 17 पार्टियों के नेता शामिल हुए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता न तो मीटिंग में गए और न ही विपक्ष के प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हुए। मीटिंग के बाद सभी पार्टियों के सांसद संसद भवन में प्लेकार्ड और तख्तियां लेकर खड़े हुए और फिर वहां से ईडी के ऑफिस के लिए रवाना हुए। विरोधी दलों के नेता ईडी से अडानी के खिलाफ जांच की मांग करना चाहते थे। विरोधी दलों के नेताओं ने विजय चौक से मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए हुए थे। करीब 2000 पुलिस वाले तैनात थे। कुछ ही मीटर बढ़ने के बाद पुलिस ने मार्च में शामिल नेताओं को बता दिया कि इस इलाके में दफा 144 लगी हुई है, इसलिए इस इलाके में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है, इसलिए वो आगे ना बढ़े और वापस चले जाएं। लेकिन विरोधी दलों के नेताओं ने पुलिस की बात अनसुनी कर दी, तो उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। नहीं, आप इस तरफ ना आए, आप उस तरफ रहे, कृपया ध्यान दीजिए। आप हमारी बात को सुनिए। आप सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, आपको इजाजत नहीं है कि आप यहाँ कोई प्रदर्शन करें। आप नीचे ना करें, तो नीचे जाओ। आप इस तरफ ना आए, इस तरफ आना नहीं है, अलाउ नहीं है। इस तरफ ना आए आपको सूचित किया जा रहा है कि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदर्शन अलाउ नहीं है। आपको यहाँ प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। जिससे कि अडानी का प्रकरण न उठ सके, ये भाजपा अडानी के लिए सदन को नहीं चलने दे रही। हम निंदा करते हैं और उसी के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन पुलिस की सख्ती के बाद विपक्षी दलों का प्रोटेस्ट मार्च खत्म हो गया। इसे विरोधी दलों ने लोकतंत्र की हत्या बताया।
इल्जाम लगाया कि सरकार जांच एजेंसियों का, पुलिस का बेजा इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज को दबा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ऐसी तानाशाही दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र की बातें किस मुंह से करते हैं। हम सभी लोग आज अदानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही। ये तो रोक लिए हैं, लेकिन हमारा आप देख भी रहे हो तो हम हैं 200 लोग, तो यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की। अरे यहाँ तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को धक्का नहीं मार रहे, किसी को ढकल रहे नहीं और किसी को हम हार्म भी नहीं कर रहे। बस सीधा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको प्रोसेशन में वहाँ जाने दीजिए, हमारी बात को वहाँ ईडी के सामने रखने दीजिए ताकि वो फर्दर इंक्वायरी करे। इस प्रोटेस्ट में शामिल आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि सरकार ने विपक्ष का मार्च भले ही रोक दिया है, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। मनोज झा ने कहा कि विपक्षी दल एकजुट होकर इस सरकार को झुकाएंगे और अडानी जेल जाएंगे। नहीं, आप सबने देखा, ये विजुअल्स प्रतीक है कि यह तानाशाही सरकार है। हम इन्हें झुकाएंगे। ये मार्च रुकेगा नहीं। मार्च के महीने में ये मार्च और तरीके इस सरकार की व्यवस्थाओं को, कुकृतियों को लगातार उजागर करेंगे। सरकार से पूछिए, ये सवाल सरकार का है। कुछ नहीं, मैं आपको सीधे तौर पे कहता हूँ, सरकार को झुकाएंगे और ये जो अडानी नाम का व्यक्ति है ना, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। संजय राउत का बोलने का अपना अंदाज है। उन्होंने कहा, ईडी को विरोधी दलों के नेताओं के घर के एड्रेस अच्छी तरह मालूम है। ईडी कभी भी ऑपोजिशन लीडर्स के घर पहुंच जाती है, इसलिए ईडी को अच्छा नहीं लग रहा कि विरोधी दलों के नेता खुद चलकर उसके दफ्तर आए, इसीलिए इस मार्च को रोक दिया गया। ईडी तक पहुंचने नहीं देंगे क्योंकि ईडी हमारे यहाँ पहुंचती है, अपोजिशन के यहाँ, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे लालू जी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे, सड़क पर और हर जगह पे लड़ेंगे। इस मार्च में कुल 18 पार्टियों के सांसद मौजूद थे। सभी पार्टियों के लोग बोले और ज्यादातर ने एक जैसी बात कही, इसलिए सबकी बात तो मैं आपको नहीं सुनाना चाहता, लेकिन सरकार ने विपक्ष के आरोपों को कोई खास तवज्जो नहीं दी। इस मुद्दे पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने सिर्फ 2 लाइन में अपनी बात कह दी। प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष का ये मार्च राहुल गांधी को बचाने, उनके बयान से ध्यान भटकाने की कोशिश है और कुछ नहीं। विपक्ष तो डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के जो बहुत ही एमपीज को और नेताओं को पता है कि जो राहुल गांधी जी ने किया है वो गलत है। अब ये कमाल की बात है कि जिस ईडी को सारे विपक्षी दल सरकार के हाथों का खिलौना कहते हैं, सरकारें गिराने का हथियार बताते हैं, आज विरोधी दल उसी ईडी के दरवाजे पर अडानी के खिलाफ चिट्ठी लेकर पहुंच गए। ये हैरानी की बात है कि जिस ईडी पर विरोधी दलों ने कभी भरोसा नहीं किया, जिस ईडी को वो विपक्षी दलों के नेताओं पर झूठे केस बनाने का इंस्ट्रूमेंट बताते थे, आज उसी ईडी से उनको न्याय की उम्मीद दिखाई देने लगी। लेकिन विपक्ष के इतने बड़े विरोध प्रदर्शन का प्रहलाद जोशी ने इतने शॉर्ट में क्यों जवाब दिया, इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। असल में बीजेपी नहीं चाहती कि विदेश में देश के अपमान के मुद्दे से, राहुल गांधी के बयान के मुद्दे से फोकस हटे। आज जब विरोधी दलों के सांसद पार्लियामेंट के बाहर मार्च की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त पार्लियामेंट में हंगामा हुआ था।
सुबह संसद की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का, देश की संसद का, संविधान का अपमान किया है और अब उन्हें संसद में आकर माफी मांगनी होगी। आदेश पत्र में क्रमांक संख्या 7 पर मेरे नाम के प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 201 सीपी जोशी जी। जब बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे तो विपक्षी दल के सांसदों ने जेपीसी बनाने की मांग को लेकर नारे लगाए। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विदेश में बसे भारतीय मूल के लोग भी राहुल गांधी के बयान से नाराज हैं। राहुल गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में विदेशी धरती पर लोकसभा के स्पीकर और संविधान का अपमान किया, इंसल्ट की। डायरेक्शन दिया है कि प्लेकार्ड लाके, तटिया लाके प्रदर्शन नहीं करना है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, जो आज और फिर से इंफॉर्मेशन मिल रहा है सारे दुनिया के डायस्पोरा से हमको फोन आ रहे हैं, भारत का अपमान कर रहा है इस सदन के एक नेता और सदस्य राहुल गांधी। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है he has casted the aspersions on the स्पीकर के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, our mics are not older, they are functioning and still they can't be switched on। ये क्या आरोप है? डायरेक्टली ये स्पीकर पर आरोप है, इंस्टीट्यूशन पर आरोप है। और इतना भी नहीं, ये कहा है बाहर जाके, दिस इज द हाइट ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट सर। एंड ये करते हुए इधर तटिया लेके अंदर आते हैं। ये इतना ही नहीं कहा है, MPs आउटसाइड द पार्लियामेंट, MPs हु स्टैंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, उनको भी अरेस्ट किया गया है। कि कहां अरेस्ट हुआ है? एक झूठा आरोप दुनिया में जाके, बाकी देशों में जाके ऐसे बात करना। और एक भारत एक सॉवरेन कंट्री है, बाकी देशों को इंटरवीन करने के बुलाना भारत का घोर अपमान है सर। तो इस घोर अपमान करते हुए माफी मांगने के बजाय ये तटिया लेके आ रहे हैं। ये तटिया लेके आने वाले के लिए एक्शन होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। सदन में इतना हंगामा हुआ कि स्पीकर को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, लेकिन इसके लिए दिग्विजय सिंह ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर विपक्ष की आवाज दबा रही है। मोदी सरकार भारत में रूस और चीन जैसा लोकतंत्र स्थापित करना चाहती है, जहां डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ नाम की बात होती है। चुनाव होंगे और एक ही पार्टी जीतेगी, उसी का दबदबा बना रहेगा। अडानी जी का नाम सदन के कार्यवाही में नहीं आना क्या दर्शाता है? ऐसी क्या कारण है? इतना भर समझ लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। सर, आप लोग अडानी, जेपीसी ये नारे लगा रहे हैं, सरकार की तरफ से एक ही जो है आवाज उठ रही है, वो राहुल गांधी और उनकी क्योंकि वो नहीं चाहते कि अडानी जी की बात आई जाए, चर्चा में ना आए। आपने आज ट्वीट भी करा, ट्वीट करके आपने जो कहा कि चीन और रशिया के जो है फॉर्मूला पे चल रहे हैं, ये क्या? ये लक्ष्य उनका वही है, लोकतंत्र समाप्त करो और कंट्रोल डेमोक्रेसी रशिया और चाइना वैसी आना चाहिए। दिग्विजय सिंह के आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। मेघवाल ने कहा, विपक्षी दल लगातार प्रधानमंत्री पर हमले करते हैं, उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। इतनी आजादी देश में पहले तो नहीं थी। मेघवाल ने कहा, अगर विपक्ष इतना बोल रहा है तो फिर किसी की आवाज कहां और कैसे दबाई जा रही है? ये 8-9 सालों में आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जितना विपक्ष बोला है, कभी बोला है क्या? कौन दबा रहा है जी? अनाप शनाप बोलते हैं। ये राजस्थान में वो हमारे एक इनके कांग्रेस के प्रभारी है, वो तो कह दिया मोदी जी को खत्म करो। अब इस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो। विपक्ष को भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, वो क्या बोलना चाहते हैं।
विपक्ष ये कह रहा है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी आप सरकार की होती है। क्यों नहीं, सबकी नहीं होती क्या? वो अगर लोकतंत्र पे हमला करेंगे, भारत में लोकतंत्र डिस्टर्ब है, बाहर की शक्तियां आकर के इसमें इंटरवीन करेंगे तो भारत चुप रहेगा, संसद चुप रहेगी। संसद के बाहर भी राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत हुई। स्मृति ईरानी ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी विदेश में देश का अपमान करके लौट आए हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी का विरोध करते करते राहुल गांधी देश विरोधी बन गए हैं। उन्होंने देश का, संसद का और देश की जनता का अपमान किया है, इसलिए भागने से काम नहीं चलेगा। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल को पार्लियामेंट में आकर अपने बयान के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती? उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। राहुल गांधी ने भारतीय के अधिकार क्षेत्र पर विदेशी ताकत धावा बोले, यह आमंत्रण दिया है। राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें, यह आह्वान किया है। राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। स्मृति ईरानी की बात कांग्रेस को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव में हराया है और कांग्रेस इसे आज भी भुला नहीं पाई। तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी को ट्रोल मंत्री बताया। कहा कि अनुराग ठाकुर हो या स्मृति ईरानी, इनके पास सरकार में काम नहीं है, इसलिए ये राहुल गांधी को कोसकर अपने नंबर बढ़ाते हैं और कुछ नहीं। राहुल गांधी जी एक ऐसे परिवार, ऐसी परंपरा और एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने इस देश को एकजुट रखने के लिए अपनी जान की शहादत दी है। तो हमें राष्ट्रवाद का पाठ बीजेपी के 2 रुपए के ट्रोल बन गए मंत्री तो बिल्कुल ना पढ़ाएं, और वो लोग तो बिल्कुल ना पढ़ाएं जो ट्रोल मंत्रालय के सदस्य और ट्रोल मंत्रालय के मंत्री रहने के लिए होड़ में लगे पड़े। मेरा अपना मानना है कि जिन लोगों का भारतीय जनता पार्टी में वजूद ही राहुल गांधी जी को ट्रोल करने से है, वो ये काम करते रहेंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व ही ये है। और बीजेपी में एक होड़ लगी हुई है। जब भी राहुल गांधी जी कोई वक्तव्य देते हैं, कोई बात कहते हैं, कोई चर्चा का मुद्दा उठाते हैं जो जनहित का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है, हर बार भारतीय जनता पार्टी के 6, 7, 8 लोग कूद पड़ते हैं डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ, आधा सच पूरे झूठ के साथ। और यही काम आज मंत्री स्मृति ईरानी ने और तमामों मंत्री कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भारत के सदन में जवाबदेही है सरकार की, और जिस जवाबदेही से आप भाग रहे हैं उतना ही आपके पीछे सवाल छोड़े जाएंगे। अडानी से आपका क्या रिश्ता है और अडानी पर आप चुप क्यों हैं, ये सवाल का जवाब तो आपको अंततोगत्वा देना पड़ेगा, और आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पीछे नहीं छुप सकते हैं। राहुल गांधी ने विदेश में लोकतंत्र का गला घोटने की बात करके पार्लियामेंट में बोलने से रोके जाने का इल्जाम लगाकर बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया। अब विरोधी दलों के नेताओं को भी लग रहा है कि राहुल के चक्कर में उनका नुकसान हो गया। अडानी के नाम पर उन्होंने जो कैंपेन खड़ा किया था, उसकी हवा धीरे धीरे निकलती जा रही है। इस समय हालत यह है कि दोनों पक्ष पार्लियामेंट का और मीडिया का इस्तेमाल वन अपमैनशिप के लिए कर रहे हैं। दोनों जनता के सामने साबित करना चाहते हैं कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है। इस चक्कर में पार्लियामेंट का काम ठप पड़ा है और ये जनता के पैसे की बर्बादी है। पार्लियामेंट के बाद अब बात करते हैं अदालत की।
लैंड फॉर जॉब स्कैम के केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत सभी 15 आरोपियों को आज कोर्ट ने जमानत दे दी। सभी आरोपियों को आज अदालत में पेश होना था, लेकिन लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है। वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पिछले महीने ही सिंगापुर से लौटे हैं। इसलिए लग रहा था कि लालू की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक 10 बजे सुबह लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के साथ दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए। लालू यादव मास्क लगाकर व्हील चेयर पर बैठकर कोर्ट में पहुंचे। चूंकि लालू की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें इन्फेक्शन का खतरा है, इसलिए काफी एहतियात बरती गई थी। लालू यादव कोर्ट पहुंचे थे, इसलिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और रिपोर्टर बड़ी संख्या में मौजूद थे। लालू यादव को राबड़ी देवी और मीसा भारती सावधानी के साथ कोर्ट रूम में ले गए। 11 बजे सुनवाई शुरू हुई। सीबीआई ने आरोपियों के जमानत का विरोध नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत सभी 15 आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर बेल दे दी। इस केस में अब अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। जैसे ही लालू प्रसाद यादव को बेल मिलने की खबर बाहर आई, पटना में जमकर सेलिब्रेशन शुरू हो गया। विधानसभा में विधायकों ने जमानत मिलने की खुशी में मिठाई बांटी। बिहार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि जीत सच की ही होती है। जनता की इच्छा को न्यायालय ने जो आज सामने सत्य था उसको स्वीकारा है। आदरणीय लालू प्रसाद बिहार के जननेता रहे हैं। गांधीवादी देश में न रहे, समाजवाद न रहे, यही न षड्यंत्रकारी चाहते हैं। लेकिन अफसोस राजनैतिक व्यक्तित्व का इस तरह चरित्र हनन शायद दुनिया में कोई करने का प्रयास नहीं किया हुआ। लेकिन न्यायालय है और मैंने न्यायालय पर हम लोग को भरोसा था और उसने साबित किया कि भारत में लोकतंत्र भी, न्याय भी और सत्य की विजय हमेशा होती रहेगी। लालू पर आरोप है कि रेलवे मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले उन लोगों से सस्ते दामों पर जमीन ली जिन्हें उन्होंने नौकरी दी। ये जमीन लालू परिवार के मेंबर्स के नाम पर ट्रांसफर की गई। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि लालू ने कोई गुनाह नहीं किया। सरकार के इशारे पर लालू यादव और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी के नेता कुछ भी कहें, इस केस में लालू के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत हैं कि सजा होकर रहेगी। बहुत पुख्ता प्रमाण है सीबीआई के पास, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है और अब पूछताछ के बाद चार्जशीट फाइल होगी। तो अब नीतीश जी या कोई कितने भी जोर लगा ले, अब वो लालू परिवार को बचा नहीं सकते, इतने पुख्ता प्रमाण है। जनता दल यू के लोगों ने ही जो दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। केस कभी बंद नहीं होता है। अगर कोई मर्डर कर दे 10 साल के बाद भी प्रमाण अगर मिले तो केस फिर से जिंदा होता है। हेमा यादव को हृदयानंद चौधरी जो रेलवे के 4th ग्रेड के एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपनी कीमती जमीन क्यों गिफ्ट में दे दिया? क्यों ललन चौधरी ने अपनी कीमती जमीन राबड़ी देवी को गिफ्ट में दे दिया? तो ये वो सारे लोग हैं जिनको रेलवे में या कहीं नौकरियां लगी और जिनसे बाद में जमीन लिखवा लिया गया। व्हील चेयर पर जाएंगे, मास्क लगा कर जाएंगे, कहेंगे कि तंग किया जा रहा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कानून ये नहीं कहता है कि कोई बीमार है तो उसे पूछताछ नहीं होगी या कानून उस पर काम नहीं करेगा। इसलिए जो आरोप लगे उसका जवाब देने के बजाय बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, तंग किया जा रहा है, इस प्रकार का सिंपैथी कार्ड खेलने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि इस केस में लालू यादव या किसी भी आरोपी को सीबीआई ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया, चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे हैं जिनमें साफ साफ कहा गया कि अगर जांच के दौरान गिरफ्तारी न हुई हो और चार्जशीट फाइल हो चुकी हो तो कुछ कानूनों के तहत दर्ज हुए केसेस को छोड़कर बाकी केसेस में आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए। इसलिए लालू यादव को जमानत मिलना तय था। सीबीआई ने भी इसका विरोध नहीं किया।
लेकिन केस का मेरिट कुछ भी हो, आरोप कुछ भी हो, जिसने भी आज लालू को मास्क लगाए, व्हील चेयर पर बैठे कोर्ट में जाते देखा, उसकी सहानुभूति लालू के साथ होगी। सब जानते हैं कि लालू अभी अभी किडनी का ट्रांसप्लांट करवा कर लौटे हैं। उनकी इम्यूनिटी लो है। ऐसे पेशेंट को भीड़ भाड़ में जाने से इन्फेक्शन का खतरा रहता है, जान पर बन सकती है। इसलिए अगर लालू को कोर्ट न बुलाया गया होता तो बेहतर होता। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मेडिकल कंडीशन को देखते हुए लालू को कंसेशन दिया जाना चाहिए था। हालांकि लालू यादव को जमानत मिलने की खुशी के चक्कर में पटना में हंगामा हो गया। आरजेडी के कार्यकर्ता मिठाइयां बांट रहे थे और बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर धरना दे रहे थे। ये लोग तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इसी दौरान आरजेडी के विधायक लड्डू लेकर धरने पर बैठे बीजेपी के विधायकों के बीच पहुंच गए। बीजेपी के विधायकों को लड्डू खिलाने की कोशिश करने लगे। कुछ विधायकों ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया, लेकिन आरजेडी के विधायकों की हरकत धरने पर बैठे बीजेपी के एमएलए हरिभूषण बचौल को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने लड्डुओं की ट्रे को हवा में उछाल दिया। इसके बाद बीजेपी के विधायकों और आरजेडी के विधायकों के बीच तू-तू मैं शुरू हो गई। हालांकि इसके बाद बड़े नेताओं ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया। बाद में हरिभूषण बचौल ने कहा कि आरजेडी के विधायक उनकी पार्टी के धरने का मजाक बना रहे हैं। जिन लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उनकी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, उनकी बेल की मिठाई उन्हें खिलाने की कोशिश की गई, इसलिए उन्होंने लड्डू की ट्रे फेंक दी। नहीं खाइए भैया, हम लोग का मजाक उड़ा रहे थे और हम लोग कल जो अन्याय हुआ हम लोग के साथ और हम लोग उसका प्रतिकार कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से, तो उसमें आकर के लड्डू बांटना। क्या कह रहे थे आप? लड्डू खाइए, लड्डू खाइए। कल हमारे सदस्यों के साथ, दलित सदस्य के साथ उनका अत्याचार हुआ है, उसका निलंबन हुआ है। हम लोग शैडो विधानसभा चला रहे थे, तो देखिए जो उनका क्या रवैया। कौन थे ये? आरजेडी के गुंडे थे जो विधायक है। लड्डू फेंक दिया। फेंकने देंगे? बुझिए, उसको आप लड्डू खाएंगे। जिसको आज भी राहत मिला है, कोर्ट से बेल पर है, उसका लड्डू। और हम तो उन्हीं के नीतियों के विरुद्ध में कर रहे हैं आंदोलन। अगर वो लड्डू खिलाने आए तो गुंडागर्दी करने आए हैं। अब चूंकि लड्डू फेंके जाने के बाद काफी हंगामा हुआ, नोक झोंक में बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा का कुर्ता फट गया। अरुण सिन्हा ने इसको भी मुद्दा बना दिया। आरजेडी के विधायकों पर गुंडागर्दी और मारपीट का इल्जाम लगा दिया। अरुण सिन्हा ने आरोप लगाया कि कुर्ता आरजेडी के विधायक ने जानबूझकर फाड़ा। देखिए, ये लड्डू बांटने का तमाशा कर रहे थे, कल पानी बांट रहे थे, तो उसी पर हम लोग बैठे हुए थे। आप भीड़ में कहे कि भाई आप वापस जाइए, यहाँ पर ये तमाशा मत करवाइए। उसी पर धक्का धुक्की होने लगा। जब हम आगे बढ़े, उनको कहे कि आप जाइए। इसी में हमारा कुर्ता, हमको पूरा विश्वास है कि उसी में से किसी ने हमारा कुर्ता पकड़ के फाड़ा। आरजेडी के कौन विधायक? तो अब उनको हम पहचान नहीं रहे हैं। हाँ, आरजेडी के विधायक, तो वही लड्डू बांट रहे थे। अभी पानी पिलाने की कोशिश की। कल पानी पिला रहे थे, एक बार आके कन्फ्यूजकी कर रहे थे। मकसद उनका ये था कि मजाक कर रहे थे। विधानसभा में हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों ने राजभवन तक मार्च किया। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिलकर ज्ञापन दिया। आरोप लगाया कि विधानसभा में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, बीजेपी के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, स्पीकर का रवैया निष्पक्ष नहीं है। बिना किसी कारण के बीजेपी विधायक लखेंद्र रोशन को निलंबित कर दिया गया। बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से इस मामले में दखल देने की मांग की। हालांकि जब बीजेपी के विधायक गवर्नर से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त तक विधानसभा का माहौल बदल चुका था। सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चलने लगी थी, लेकिन इतनी शांति सत्ता पक्ष को भी रास नहीं आई। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पीकर से विपक्षी विधायकों को सदन में बुलाने की गुजारिश की।
विजय चौधरी कल बीजेपी विधायक लखेंद्र रोशन के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई का प्रस्ताव लाए थे, लेकिन आज उन्होंने स्पीकर से लखेंद्र रोशन का सस्पेंशन खत्म करने की अपील की। कल ही जो घटना घटी हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। आज हम सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहते हैं अपनी तरफ से भी और सत्ताधारी दल की तरफ से, सरकार की तरफ से, आसन से, कि इनके बिना सूनापन है और आप जरूर एक बार, हम लोगों की इच्छा है कि वो सदन में आए और हम समझते हैं कल ही महोदय हम लोगों ने अधिकतम स्पेस जिसको कहते हैं, अधिकतम जगह देके उनको हम लोगों ने उस मामले को सुलझाने का रास्ता दिया था। महोदय, अगर सदन में कोई खेद प्रकट करता है, सदन की मर्यादा पर कोई आघात हो, तब सदन के प्रति, सदन के सम्मान में खेद प्रकट करना महोदय, इससे कोई छोटा या नीचा नहीं होता है। आज हम लोगों की इच्छा है महोदय कि एक बार आप जब भी हो, अभी हो या सदन अभी जब ब्रेक करेगा, आप उनसे बुला के बात कर लीजिए। माननीय सदस्य कम से कम अपनी बातों के लिए दुख प्रकट कर दें और वो सदन में रहे महोदय। सरकार चाहती है कि विपक्ष सदन में रहे, हर हालत में रहे। विजय कुमार चौधरी की बात को स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने मान लिया। स्पीकर ने कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को धरने पर बैठे बीजेपी विधायकों को सदन में लाने के लिए भेजा। बीजेपी की मांग थी सदन में सिर्फ लखेंद्र रोशन माफी नहीं मांगेंगे, उनका अपमान करने वाले सीपीआई एमएल के विधायक सत्येंद्र राम को भी माफी मांगनी होगी। उनकी इस बात को मान लिया गया। ब्रेक के बाद जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो बीजेपी विधायक भी धरना खत्म करके सदन में पहुंचे। जैसे ही बीजेपी के विधायकों की सदन में एंट्री हुई, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने उनका स्वागत किया। विजय चौधरी बोले, हम पलक पावड़े बिछाकर आपका इंतजार कर रहे थे। सदस्य सदन में वापस आ गए, इसलिए सरकार की तरफ से हम आप सभी सदस्यों के प्रति भी आभार। इसके बाद स्पीकर ने नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा को बोलने का मौका दिया। विजय कुमार सिन्हा ने स्पीकर विजय चौधरी और अजीत शर्मा का आभार जताया। विजय सिन्हा ने कहा, अगर कल ही सत्ता पक्ष ने उनकी बात मान ली होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। कि कोई भी सदन की गरिमा न गिराएं, हम प्रतिवाद करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अध्यक्ष से निवेदन आग्रह करेंगे, जो अधिकार मिला है उसके द्वारा हम लोकतांत्रिक पद्धति से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और इसीलिए आग्रह किया था कि अगर जो किसी को गाहे बगाह उत्तेजना में सदन की गरिमा को कभी भी ठेस लगे तो निश्चित तौर पर यह परंपरा रही है, खेद व्यक्त कर करके, दुख व्यक्त कर करके हम कई बार अवरोध पैदा हुआ है उसका समाधान किए हैं। और समाधान करने के लिए कोई ऊपर से आकर के नहीं करेगा, क्योंकि वरीय लोग जो बैठे हैं उसी के बीच में निकलता है। मैं माननीय अजीत शर्मा जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस विषय को रखा है, लेकिन थोड़ा हड़बड़ी में कुछ ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। कल हमारे बात को ध्यान में रखा जाता, दोनों पक्ष के लोग खेद व्यक्त करें तो समाधान निकलेगा और आगे व्यवस्थित ढंग से लोकतंत्र की खूबसूरती भी झलकेगी। इसके बाद माइक तोड़ने वाले बीजेपी विधायक लखेंद्र रोशन और सीपीआई एमएल के विधायक सत्येंद्र राम दोनों ने अपने व्यवहार पर खेद जताया। हालांकि लखेंद्र रोशन ने कहा कि उन्हें तीसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र राम की अपमानजनक बातों से वो और भड़क गए, इसलिए गलती हो गई। जो भी घटनाक्रम हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये घटनाक्रम हमसे हो या प्रतिपक्ष के साथी से हो, आवेशित होकर पड़ी, निश्चित रूप से दोनों में से किसी पक्ष में यह उत्तेजना नहीं आनी चाहिए। जो भी घटना घटा है, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। संविधान से देश चलती है, संविधान को हम मानते हैं। इस बातों के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं। अगर यही बात लखेंद्र रोशन कल कह देते,
अगर वो कल ही अपने व्यवहार पर माफी मांग लेते तो इतना हंगामा ना होता। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब लखेन रोशन के अलावा असेंबली के दूसरे मेंबर भी समझ गए होंगे कि अगर माइक तोड़ा तो सजा मिल सकती है, माफी भी मांगनी पड़ सकती है। इसलिए अब यह मामला सबके लिए नजीर बनेगा। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि माइक तोड़ने को लेकर तकरार 2 दिन चली। आज लड्डू फेंकने को लेकर बहसबाजी हुई, आज ही फटे कुर्ते को लेकर झगड़ा हुआ, हंगामा हुआ। बिहार की जनता देख रही है कि विधानसभा में और विधानसभा के बाहर कैसी कैसी बातों पर टाइम वेस्ट किया जाता है और इसके लिए सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार की नई मुसीबत के बारे में। महाराष्ट्र सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और दूसरी तरफ हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर नासिक से मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों का मोर्चा कसारा घाट तक पहुंच चुका है। तस्वीरें आंखें खोलने वाली हैं। हजारों किसानों का करीब 1 किलोमीटर लंबा मार्च हाथों में लाल झंडे लिए हुए मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। किसानों के मार्च के कारण एक तरफ के रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। किसान रोज करीब 30 किलोमीटर चलते हैं। सोमवार को नासिक से निकले थे और 20 मार्च को मुंबई पहुंचने का टारगेट है। किसानों की मांग है उन्हें फसलों की सही कीमत मिले, फसलों की एमएसपी तय की जाए, वन भूमि पर मालिकाना हक दिया जाए, प्याज की फसल जो कौड़ियों के भाव बिक रही है सरकार उस पर अनुदान दे। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने बताया कि किसानों और आदिवासियों का ये लॉन्ग मार्च आज ठाणे जिले के कसारा घाट इलाके में है। महाराष्ट्र का ये इलाका काफी दुर्गम माना जाता है क्योंकि ये पहाड़ और घाटियों के बीच का इलाका है। सड़कें तो हैं लेकिन चढ़ाई है। इस वक्त आप कसारा घाट की जो ड्रोन की तस्वीरें देख रहे हैं उससे इस इलाके की ज्योग्राफी का अंदाजा आपको लगेगा। हजारों किसान कई किलोमीटर लंबी लाइन बनकर मुंबई की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। किसानों का लॉन्ग मार्च अब इगतपुरी से होते हुए कसारा घाट पर चढ़ चुका है। इस पूरे लॉन्ग मार्च का यह सबसे मुश्किल पड़ाव है। हजारों किसान अब इस कसारा घाट से गुजरते हुए आगे मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं। आपको मैं यहाँ के ज्योग्राफिकल दृश्यों के जरिए बताना चाहता हूँ कि आखिर कसारा घाट इतना मायने क्यों रखता है। ये घाट ठीक बगल में आप देखिए 2 रेलवे ट्रैक्स है, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन्हीं पहाड़ों से गुजरते हुए ये किसान अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों को लेकर जो है अब यहाँ से गुजर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल चढ़ाई होती है यहाँ पर। सड़कें भले ही अच्छी हो लेकिन यहाँ पर जो है टर्निंग रास्ते काफ़ी ज़्यादा और इन्हीं से गुजरते हुए ये किसान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ लाल झंडे और ये किसान ही नज़र आएंगे। और सामने वो रास्ता जहाँ से इस समय किसान का दूसरा जत्था जो है वो आगे गुजर रहा है। देखिए हम कहाँ खड़े और सामने आप देखिए पहाड़ के दूसरी तरफ भी किसान जो है वहाँ से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी लंबी कतार है यहाँ पर इन किसानों की जो अपने मांगों को लेकर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि सरकार उनकी मांग को सुनेगी। उनके इस बार सिर्फ आश्वासन उन्हें नहीं मिलेगा बल्कि इस बार उनकी मांगे जो है वो पूरी भी होगी। और किसानों ने ये भी कह दिया है कि 2 बार तो वो धोखा खा चुके हैं लेकिन इस बार जब तक सरकार सही तरह से आश्वासन नहीं देती है और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक उनका ये जो आंदोलन है वो यूं ही जारी रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किसान चाहते क्या हैं। मुंबई की तरफ जो किसान और आदिवासी बढ़ रहे हैं इनकी 14 मांगे हैं। आदिवासी कह रहे हैं उन्हें जंगल की जमीन पर मालिकाना हक मिला और किसान कह रहे हैं कि उन्हें फसलों की सही कीमत मिले जिससे किसान आत्महत्या के लिए मजबूर न हो। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल प्याज की कीमत पर प्रति क्विंटल 300 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन किसानों की मांग है कि सरकार प्याज पर 600 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दे, प्याज के एक्सपोर्ट की संभावनाएं तलाश कर प्याज को एक्सपोर्ट करे जिससे किसानों को भी उनकी फसल की सही कीमत मिले। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार नाफेड के जरिए
2,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से प्याज खरीदे। किसान दिन में लगातार 12 घंटे बिजली देने और एग्रीकल्चर लोन माफ करने की मांग भी कर रहे हैं। एक मांग आदिवासी समाज को लेकर है। इनका कहना है कि जो आदिवासी कई पीढ़ियों से जंगल की जमीन पर खेती कर रहे हैं, जिनके पास 4 हेक्टेयर से कम जमीन है, उस जमीन पर आदिवासियों को मालिकाना हक दिया जाए। जिसको कीमत नहीं मिलती और पूरा किसान हैरान है, इसीलिए हम किसानों की मांगे वो प्याज का रेट सफिशिएंट मिलना चाहिए। उसी के साथ जो एमएसपी का जो पुरवठा है यानी सप्लाई है वो बढ़ना चाहिए। वो बढ़ना चाहिए। 12 तास कम से कम बिजली का पीरियड रखना चाहिए सलग रीति से। और उसी के साथ वो किसानों का कर्जा है वो माफ़ करना चाहिए। 2 बार पहले ही माफ़ करने की घोषणा की, लेकिन किसान अभी कर्जा के बोझे खाली दबा हुआ है और आत्महत्या चालू है। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल और किसानों के मार्च ने महाराष्ट्र में विपक्ष में नई जान फूंक दी है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं को बैठे बिठाए सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। आज विपक्षी नेताओं ने विधानसभा के गेट के बाहर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। विरोधी दलों के नेता कार्डबोर्ड से बजट का पहाड़ और चूहा बनाकर लाए थे और नारा लगा रहे थे, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के बजट में किसानों की कोई मदद नहीं की, उन्हें अनुदान देने के लिए बजट में अलग रकम का प्रावधान नहीं किया। उद्धव ठाकरे ने कहा जब उनकी सरकार थी तब भी किसानों ने मार्च निकाला था, तब उन्होंने आदित्य ठाकरे और दूसरे मंत्रियों को किसानों से मिलने के लिए भेजा था, लेकिन मौजूदा सरकार अहंकार की वजह से ऐसा नहीं कर रही। महाराष्ट्राचं बजेट झालं, खोदा पहाड, खोदा पहाड, खोदा पहाड, खोदा पहाड। जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, इतने दूर से उनको यहाँ आने की जरूरत पड़ी, यही हमारे लिए लज्जास्पद है। और वहाँ से वो यहाँ आ रहे हैं, कब मिलेंगे आप? इसके पहले भी उन्होंने कुछ साल पहले ऐसे मोर्चा निकाला था, तो मेरे ओर से मैं आदित्य भी गया था, शिवसेना के कुछ नेता भी वहाँ गए थे और उनको क्या पानी चाहिए था, ये चाहिए तो वो भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद आज अगर वो वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो उनको वहाँ जाकर मिलने की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, आप पूरे जनता के हो, और खास कर कोरोना के दरमियान जो हमारी अर्थनीति है उसका आधार यही हमारा अन्नदाता था। तो जो उसके उपकार है उसको अगर ये भूलेंगे और राज करने की कोशिश करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। एक बात समझने की है, महाराष्ट्र में किसान और किसान संगठन बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में किसानों का बहुत अहम रोल है। वो सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रखते हैं। अपने अधिकारों को लेकर किसान जागरूक भी हैं। इससे पहले 2018 और 2019 में भी किसानों ने इसी तरह का लॉन्ग मार्च निकाला था। हजारों की तादाद में जब किसान मुंबई आ गए थे तो शहर की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। इसलिए एकनाथ शिंदे सरकार प्रेशर में है। किसानों ने साफ साफ कह दिया कि वो सरकार से बात करने मुंबई नहीं जाएंगे, सरकार खुद उनसे बात करने आए। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार के 2 मंत्रियों दादा भूसे और अतुल सावे को आंदोलनकारी किसानों के पास जाकर उनसे बात करने को कहा है। दादा भूसे नासिक के गार्जियन मिनिस्टर भी हैं और किसानों का मार्च नासिक से ही शुरू हुआ है। दादा भूसे ने कहा कि किसान अपने ही लोग हैं, वो जहां कहेंगे सरकार उनसे बात करेगी। मोर्चा निकलने से पहले ही सरकार ने उनके साथ संपर्क किया था। एक मैराथन 4 घंटे की बैठक भी की थी, लेकिन उनका कहना है क्या सरकार का प्रतिनिधि उधर आना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने ही लोग हैं, महाराष्ट्र के किसान हैं, तो उनके जो भी सूचना मांगे है वो सुनने के लिए हम कुछ जा रहे हैं। हाँ, उनकी मांग 500-600 रुपया है, कोई दो राय नहीं। तो आपने तो 300 दिया है, तो फिर वो कैसे? हाँ,
जब घोषणा ही नहीं हुई थी, जब उन्होंने मांग किया था तो जब घोषणा नहीं हुई थी तो ये घोषणा अभी कल हो गई। तो जब अनुदान ही घोषित नहीं था तो अभी अनुदान 300 रुपया तो घोषित हो गया है। तो आपको लगता है वो 300 रुपये में मान जाएंगे और बाकी उनका सिर्फ एक मांगने है ना, उनकी 14 मांगे है, उसमें से ये एक मांग है। जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से किसानों के मार्च के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस इतना ही कहा, उनसे बात की जा रही है, उम्मीद है इस मुद्दे का कोई सम्मानजनक हल निकलेगा। अभी उनसे चर्चा हो जाएगी और उसमें से सम्मानजनक जो है अच्छा रास्ता निकलेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि किसानों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही है। कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि लासलगढ़ गांव में एक किसान को 512 किलो प्याज के बदले सिर्फ 2 रुपए 49 पैसे का चेक मिला था, जबकि मार्केट में प्याज 25 रुपए किलो बिक रहा था। यह स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने प्याज पर प्रति क्विंटल 300 रुपए की सब्सिडी दी है, लेकिन यह नाकाफी है क्योंकि किसानों को 1 क्विंटल प्याज उगाने पर करीब 1200 रुपए का खर्चा आता है। इसी तरह आलू, टमाटर और लहसुन उगाने वाले किसान भी परेशान हैं, इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान तो देना चाहिए। ये सारी बातें 1 महीने से ज्यादा वक्त से पब्लिक डोमेन में थी। किसान हर माध्यम से अपनी बात कह रहे थे। अगर एकनाथ शिंदे की सरकार पहले ही किसानों से बात करती, पहले ही कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती, तो किसानों को सड़कों पर आने की जरूरत ही न पड़ती। लेकिन लगता है कि एकनाथ शिंदे का ज्यादा ध्यान अभी भी उद्धव ठाकरे की सेना को तोड़ने में लगा है। वो रोज किसी न किसी लीडर को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाते हैं और इस उपलब्धि पर खुश होते रहते हैं, लेकिन इस चक्कर में नुकसान जनता का हो रहा है। और अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर जमकर सियासत हो रही है। हालांकि इमरान खान की गिरफ्तारी कल तक के लिए टल गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट को तामील कराने पर कल तक के लिए रोक लगा दी है। इमरान खान ने भी कहा कि वो 18 मार्च को कोर्ट में सरेंडर कर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद इमरान को गिरफ्तार करने आई पुलिस की टीम वापस लौट गई है, लेकिन हंगामा जारी रहा। पुलिस की टीम के लौटने पर इमरान खान के सपोर्टर जश्न मनाने लगे। इस जश्न में शामिल होने के लिए इमरान खान भी अपने घर से बाहर निकल आए। पहले वो अपने सपोर्टर्स के बीच गैस मास्क पहनकर पहुंचे थे, लेकिन जब पुलिस की टीम लौट गई तो इमरान ने मास्क उतार दिया और अपने वर्कर से बात की। बाद में इमरान खान ने टीयर गैस के उन खाली शेल्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो पुलिस ने दागे थे। इमरान ने कहा उन्होंने तो खुद 18 मार्च को कोर्ट में पेश होने का हलफनामा दे दिया था, लेकिन पुलिस शहबाज शरीफ के आदेश पर उनके घर पर हमला करने पहुंची और पुलिस ने उनके सपोर्टर्स पर सीधी फायरिंग की। जिस तरह का पुलिस ने हमला किया हमारे लोगों के ऊपर, ये तो यानी इसकी कोई मिसाल नहीं है। यानी क्या वजह है कि थोड़े से लोगों के ऊपर इस तरह का हमला किया और नुकसान पहुंचाया। वाटर कैनन्स, टियर गैस, शेलिंग या घर के अंदर की, या बेचारे मुलाजिम थे, औरतें थी। जब मेरी बेल 18 तक थी और मैंने सिर्फ वो जो जिसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाले हैं, इनको पता था कि मैं क्यों नहीं वो F8 कचहरी इस्लामाबाद में जा रहा, क्योंकि वहां 2 दफा दहशतगर्दी के हमले हुए हैं और वहां वकला भी और जज भी शहीद हुए हैं। तो मैंने वहां सिक्योरिटी की वजह से, और उनको पता है कि मैंने तो सिक्योरिटी की वजह से मैं नहीं अपेयर हुआ। अब फिर से तैयारी कर रहे हैं, भारी कंटिंजेंट पुलिस की तैयार हो रही है, रेंजर्स तैयार हो रहे हैं। फिर जिस तरह जमान पाक को फतह करने आना है, लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में मुआहदा साइन हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है और ये नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म करने। ये नवाज शरीफ को श्योरिटी दी गई है, ताकतवर आदमी को। ये मैं इसलिए अपनी आज सारी कौम को बता रहा हूं कि फिर से वो तैयार है, फिर से उन्होंने आना है, फिर से हमारे लोगों के ऊपर टेयर गैसिंग और ये सब कुछ करेंगे। लेकिन पता होना चाहिए कि इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। अब दूसरी तरफ की बात देखिए। शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि इमरान खान पाकिस्तान में सिविल वॉर भड़काना चाहते हैं।
शहबाज सरकार में सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान एक डरपोक इंसान है, वो कानून से बचने के लिए अपने वर्कर्स की फौज के पीछे छुप गया है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान ने अपनी सुरक्षा में तैनात गिलगिट बाल्टिस्तान पुलिस के जवानों से पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस पर हमला करवाया क्योंकि वो देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। ये जो इमरान खान साहब जो है ना, ये अपने साथ अब खान ना लगाए। खान तो क्या बहादुर कौम होती है। जब दरवाजा खटकता है किसी के घर का तो क्या अपने बच्चों को बाहर कोई भेजता है कि जाओ पता करो, मुझे पकड़ने आए तो तुम पकड़े जाओ? औरतों को बाहर भेजता है। ये होता है सिसिलियन माफिया, ये होता है गॉड फादर, ये होते हैं, ये सियासी जमात का नाम इस्तेमाल करता है। इसने फॉरेन फंडिंग पे सियासी जमात का नाम इस्तेमाल करके फॉरेन फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की। ये सियासी जमात पे अपनी जात को बचाने के लिए, अपनी चोरी को बचाने के लिए, अपनी करप्शन को बचाने के लिए, ये सिर्फ ये सियासी जो दहशतगर्दी के जत्थे हैं उनके जरिए ये मुल्क में सिविल वॉर और खाना जंगी जाता है। और गिलगित बल्तिस्तान की फोर्स को इस्तेमाल करके, जैसे मैंने पहले कहा, पंजाब की पुलिस पर हमलावर करा दिया। जैसे पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में जब इसकी हुकूमत थी तो पंजाब पुलिस पर हमलावर, वफाक की पुलिस पर हमलावर करा दिया। और उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस वक्त पुलिस अदालत के अहकामात के ऊपर अमल करा रही है। और एक बुजदिल गीदड़ चूहा जो अपने आप को लीडर कहता है, वो चारपाई के नीचे घुसकर बैठा हुआ है, बंकर में घुसकर बैठा हुआ है, तमाशा देख रहा है और कहता है मुझे ये मार देंगे। आपको अदालत बुला रही है, अदालत मारेगी आपको। अदालत से जान से खतरा है, और अगर जान से अदालत से खतरा है तो अदालत को वो शवाहिद दो, वो सबूत दो, झूठ मत बोलो। पाकिस्तान में ये सारा मसला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, ये सियासी झगड़ा है जिसमें पाकिस्तान की आवाम पिस रही है। हालात सिविल वॉर जैसे हो गए हैं। पंजाब और गिलगिट बाल्टिस्तान की पुलिस आमने सामने है। शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया और गिलगिट बाल्टिस्तान में इमरान खान की पार्टी की सरकार है, इसलिए इमरान ने वहां की पुलिस को लाहौर बुला लिया। अच्छी बात यह रही कि हालात ज्यादा खराब होते इससे पहले हाईकोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी पर कल तक के लिए रोक लगा दी, जिससे मामला थोड़ा शांत हुआ। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार ने साफ कह दिया, कुछ भी हो इस बार इमरान खान को जेल जाना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के हालात को देखकर एक बात कहनी पड़ेगी, हमारे मुल्क में जो लोग ये देखना चाहते हैं कि लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है, वो अपने पड़ोसी देश में झांक कर देख सकते हैं। जो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस का बेजा इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उन्हें भी एक बार अपने पड़ोस में पाकिस्तान की तरफ देख लेना चाहिए। एक अच्छी खबर आपको बताता हूं, दिल्ली में एम्स के डॉक्टर्स ने एक चमत्कार किया है। एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। एम्स के डॉक्टर्स ने मां के गर्भ में पल रहे एक बच्चे के दिल का सफल ऑपरेशन किया। टेस्ट में यह बात पता लगी कि गर्भ में पल रहे इस बच्चे के दिल में प्रॉब्लम थी। बच्चे के दिल का वॉल्व बंद था, जिससे बच्चे की ग्रोथ रुक गई थी। इसलिए डॉक्टर्स ने बच्चे का ऑपरेशन करने का फैसला किया। सोचिए, बच्चा मां के पेट में था, गर्भ में था, उसके दिल का साइज सिर्फ एक अंगूर के दाने के बराबर था, लेकिन डॉक्टर्स ने सुई की मदद से सिर्फ 90 सेकंड में मां के पेट में मौजूद इस बच्चे के दिल का वॉल्व सफलतापूर्वक खोल दिया। यह बेहद जटिल ऑपरेशन एम्स के कार्डियोथोरेसिक साइंस सेंटर में किया गया। जिस महिला का यह बच्चा था, उसकी पिछली 3 प्रेगनेंसीज सफल नहीं हुई थी, मिस कैरेज हो गए थे। अब वो चौथी बार प्रेग्नेंट हुई तो बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम दिखाई दी। डॉक्टर्स ने बच्चे की मां और पिता को इसके बारे में बताया और यह भी कहा कि अगर मां के पेट में ही बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन करना है तो ये जरूरी है, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। इस ऑपरेशन में 90 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगता तो गर्भ में पल रहे बच्चे की जान को खतरा हो सकता था, लेकिन डॉक्टर्स ने केवल 1.5 मिनट में ऑपरेशन पूरा कर लिया। अब मां और पेट में पल रहा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इस सफल ऑपरेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने डॉक्टर्स को बधाई दी। ये जो बच्चे का जो हार्ट का साइज होती है वो बिल्कुल एक ग्रेप का साइज होती है,
उसके अंदर एक वाल्व जो बन के उसके अंदर फ्लो होना चाहिए था, उसमें फ्लो नहीं चल रहा था। तो उसको उसको एग्जैक्टली वो भी आपके ग्रेव भी पास में नहीं है, वो मदर की पेट के अंदर वो दूर में है। वो बिल्कुल उसको बिल्कुल जैसे टारगेट करके प्रिसीशन के साथ अटैक करना है, उसके अंदर जाना है और बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलती है, तुरंत वो प्रोसीजर को खत्म करके आना टू बी वेरी सक्सेसफुल। It was technically challenging, but we have the expertise. That is the biggest advantage of a hospital like AIIMS. तो जिसमें सारे फैसिलिटी के डॉक्टर्स हैं, सारे एक्सपर्टीज हैं, बेस्ट एनेस्थेटिस्ट हैं, who can make the patient comfortable, who can make the baby still when we are doing the procedure, and they have great experts who can guide us in ultrasound, and there are good experts in fetal medicine who can get us access जहाँ पे वहाँ पहुंच जाके। और कार्डियोलॉजी में तो हम लोग की काफी एक्सपर्टीज हैं कि इस तरह कई सारे प्रोसीजर्स किए हैं कि उसमें कैसे बलून करनी है, कैसे उसको वायर को आगे करना है, ऐसा। बट it's a procedure that needed meticulous planning. So maybe the procedure took us 90 seconds in total, but we would have planned for hours and hours together to make this happen. First of all, explaining the whole thing to the patients, and then getting their consent, explaining all the procedures, and then we did a lot of mock drills and various hardwares, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये सब प्लानिंग हुआ। उसके बाद then we were able to be successfully perform this procedure. मां के पेट में बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन करने का चमत्कार डॉक्टर रामाकृष्णन और डॉक्टर सौरव गुप्ता की टीम ने किया। चाहे 90 सेकंड का ऑपरेशन था, लेकिन इसकी तैयारी में बहुत वक्त लगा। मैं डॉक्टर्स को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और दुआ करता हूं कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। डॉक्टर्स ने 90 सेकंड में जो किया वो पूरे देश के लिए गौरव की बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।